हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ मीन्स 450 प्लस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियाज फ्लरिशिंग गेमिंग इंडस्ट्री। इसे डिस्कस करने की वजह क्या है? फर्स्ट थिंग इज कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी अपनी इंडिपेंडेंस डे की स्पीच में इसको मेंशन किया था दैट हमें अपने आप को, इंडिया को वर्ल्ड का ऑनलाइन गेमिंग हब बनाना है। ओके, सो व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय दिस वर्ड ऑनलाइन गेमिंग? इट सिंपली मीन्स कि हम मोबाइल गेम या वीडियो गेम जो कि इंटरनेट पर खेले जा रहे हैं। ओके, सो पहले इसके बारे में थोड़ी बेसिक चीजें जान लेते हैं, उसके बाद हम मेन टॉपिक पे आते हैं। इसके ओवरऑल ब्रॉड डेफिनेशन में ही आते हैं आपके ई स्पोर्ट्स। जैसे आप लोग एक जमाने में पबजी खेला जाता था, राइट, कॉल ऑफ ड्यूटी, इस तरह की जो गेम्स थे इन्हें हम ई स्पोर्ट्स की डेफिनेशन में रखते हैं, यानी कि जस्ट इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स। ओके, सेकंड इज फैंटेसी स्पोर्ट्स। जैसे एग्जांपल ड्रीम 11, माई फैंटेसी 11, एमपीएल एंड मैनी मोर। दे आर कॉल्ड एज फैंटेसी। थर्ड आते हैं स्किल बेस्ड, जैसे ऑनलाइन चेस गेम। All these comes under the broad definition of gaming industry, right? अब now, is it legal or illegal in India? से दो तरह की चीजें अभी भी इंडिया में इलीगल है। ठीक है, एक है गेम बाय चांस। गेम बाय चांस मीन्स सिंपल प्योर लक बेस्ड, जीते तो ठीक, नहीं तो हार गए। तो इसके एग्जाम्पल में आ जाता है हमारे पास रॉलेट। ये एग्जांपल्स पता होना चाहिए, क्योंकि आप सिर्फ पॉइंट्स मेंशन नहीं कर सकते, आपको उसके अंदर एग्जांपल देने। अभी मैं सिर्फ आपको एक ब्रॉड इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, अभी ये हर एक चीज डिटेल में डिस्कस होगी। ओके, सो गेम बाय चांस, इसकी एग्जांपल्स हैं रॉलेट, ब्लैक जैक। ब्लैक जैक का नाम आपने जरूर सुना होगा अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है। ठीक है, क्रैप्स। ऑल दीज आर एग्जाम्पल ऑफ गेम बाय चांस। और दूसरा जो इलीगल है उसको हम कहते हैं स्पोर्ट्स बैटिंग, यानी कि सिंपल आउटकम पे कौन जीतेगा कौन हारेगा, जिसको ट्रेडिशनल लैंग्वेज में हम लोग जुआ मानते हैं। ठीक है, गैम्बलिंग, स्पोर्ट्स बैटिंग भी इलीगल है। ठीक है, तो ये दो चीजें फिलहाल के लिए इलीगल है। इसके बाद इसके बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं बेसिक। इसका पोटेंशियल देखिए इंडस्ट्री का। अभी ग्लोबल गेमिंग इंडस्ट्री बनी है ऑलमोस्ट $300 बिलियन की एज ऑफ डेटा ऑफ 2021। ठीक है, मैसिव है, क्योंकि इतना डेटा तो अगर आप मूवी इंडस्ट्री एंड म्यूजिक इंडस्ट्री को कंबाइन भी कर देंगे तो भी इतना रेवेन्यू नहीं आता, इतना मार्केट साइज नहीं है। इसका मार्केट साइज अकेली ही म्यूजिक और मूवी इंडस्ट्री से कहीं ज्यादा है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम इज कि इसका इंडिया हार्डली 1.1% ग्लोबल रेवेन्यू में इंडिया का शेयर है, जस्ट 1.1%। ओके, सो ग्रोथ पोटेंशियल बहुत हाई है, बट इंडिया का अभी के लिए शेयर इसमें काफी कम है। इसके अलावा हमने अपने सामने गोल क्या रखा है इंडिया के सामने, कि हमें $1 ट्रिलियन की डिजिटल इकोनॉमी बनानी है। दिस इज इंडिया गोल कि हमें $1 ट्रिलियन की डिजिटल इकोनॉमी बनानी है। एंड इस डिजिटल इकोनॉमी में एक सबसे इंपॉर्टेंट पिलर होगा गेमिंग इंडस्ट्री। हियर वी आर जस्ट लुकिंग एट द इंट्रोडक्शन पार्ट, अभी हमने टॉपिक शुरू भी नहीं किया है। ऑलराइट, सो अब जरा एक बार खुद से सोच के बताइए कि आखिर आपको क्या लगता है कि क्या फैक्टर्स होंगे जिस वजह से गेमिंग इंडस्ट्री में इतना बूम आया हुआ है। ठीक है, ऑनलाइन गेमिंग। अब यहां से हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं, ऑनलाइन गेमिंग। ठीक है, फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर जिसने इसको राइज दिया है वो है डिजिटल इकोनॉमी। क्योंकि हर चीज को जितना ज्यादा डिजिटलाइज किया जा रहा है उतना ही ज्यादा आजकल चीजें, रिसोर्सेज, ठीक है, इक्विपमेंट्स, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सब कुछ तेजी से अवेलेबल हो रहा है पब्लिक को। सेकेंड इज टैक्स सेवी यूथ। आज हमारी जो यूथ पॉपुलेशन है वो अच्छी खासी टेक्नोलॉजी फ्रेंडली है। ठीक है, थर्ड थिंग इज स्मार्टफोन एक्सेसिबिलिटी। बाय क्लास 8th और 9th आते आते आज बच्चे के पास अपना खुद का फोन होता है। ठीक है, दिस इज वन रीजन कि वो इसकी तरफ जा रहा है। नेक्स्ट इज, अनदर फैक्टर इज हाई स्पीड इंटरनेट, और वो भी काफी चीप, एक्सेसिबल भी है, अफोर्डेबल भी है, स्पेशली आफ्टर कमिंग ऑफ 4G। ओके, इंडिया के बारे में अगर बेसिक फैक्ट्स की बात करें
तो इंडिया इज ऑल्सो वन ऑफ द लार्जेस्ट गेमिंग मार्केट, जिसमें आपको करीब 56 करोड़ गेमर्स हैं हमारे यहाँ पर। 9.5 बिलियन गेमिंग ऐप डाउनलोड्स होते हैं हमारे यहाँ। अब इससे फायदा ये होता है कि दो चीजें, एक तो इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा आता है कंट्री में, फॉरेन की तरफ से भी और डोमेस्टिक लेवल से भी। ऑल दिस ड्रीम 11, महालक्ष्मी ऐप, ओके, ऐसी ढेर सारी, पहले एक ड्रीम 11 उठा था और एक साल के अंदर ढेर सारी इस तरह की ऐप्स आना शुरू हो गई थी। उसके बाद ये एम्प्लॉयमेंट भी देता है काफी सारा, ठीक है, डायरेक्टली भी, यानी कि जो इंजीनियर्स वगैरह वहां पे कम काम कर रहे हैं, एज वेल एज इनडायरेक्टली भी, ठीक है। ऑलराइट, तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हो गए। अब अगर हम इस इंडस्ट्री का CAGR देखें, इसकी ग्रोथ रेट, तो ये 28% है, जो कि बहुत हाई होती है। अदर सेक्टर से अगर हम कंपेयर करें तो ये काफी हाई ग्रोथ रेट मानी जाती है। मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लगाया था, जस्ट अ सेकंड, शायद वो मिस हो गया कहीं पर, नहीं है यहाँ पर, ओके, दिस वाज, सी, गेमिंग एक्सपेक्टेड टू रीच $7 बिलियन by 2028, फर्स्ट थिंग। सेकंड इज CAGR देख लीजिए, 3 कंट्रीज में हमने कंपेयर किया है। यहाँ पर इंडिया में सबसे तेज ग्रोथ रेट है इसकी, क्योंकि अभी तक पर्कुलेशन कम था, दूसरी कंट्रीज ऑलरेडी काफी आगे निकल चुकी हैं। ठीक है, 28% का CAGR है, जबकि यूएसए में 9% है, चाइना में 7% है। बट गेमिंग का मार्केट साइज की अगर हम बात करें एज परसेंटेज ऑफ ग्लोबल गेमिंग मार्केट, तो ग्लोबल गेमिंग मार्केट का हमारे पास हार्डली 1.1% है। चाइना के पास सबसे ज्यादा है 25% एंड यूएसए के पास 24%। अब इस ऑनलाइन गेमिंग में भी मोबाइल पे खेले जाने वाले गेम का शेयर देखें तो इंडिया में अभी भी 90% है, यानी कि इंडिया में अभी भी सिर्फ मोबाइल के थ्रू ही ज्यादातर गेमिंग चल रहा है। बहुत कम है कि लोग प्रॉपर उसके हाई टेक इक्विपमेंट्स वगैरह अफोर्ड कर पा रहे हो। चाइना में भी 62% है, लेकिन यूएसए में देखिए मोबाइल के थ्रू सिर्फ 37% है। यानी कि यूएसए में एक चीज आती है कि ये टाइम पास के लिए नहीं खेला जा रहा है, इसको प्रॉपर एक करियर के फॉर्म में देखा जा रहा है, प्रोफेशनली इसको बिल्ड किया जा रहा है। ठीक है, दे आर टेकिंग दिस गेमिंग एज प्रोफेशनली, ओके। अब इसका गेमिंग का प्रोफेशनल होने के काफी सारे रीजंस भी हैं। सबसे पहले मैं इंडिया के कंटेक्स्ट में आपको एक चीज याद करा दूं यहाँ पर, कि इसके अगर रेगुलेशन की बात आती है तो ये एक्सक्लूसिवली आता है स्टेट गवर्नमेंट्स के डोमेन में, अंडर दैट लिस्ट सेकंड ऑफ आवर 7th शेड्यूल एंड एंट्री नंबर 34। उसमें स्टेट गवर्नमेंट्स यानी स्टेट लेजिस्लेचर को एक्सक्लूसिव पावर दी गई है टू मेक लॉज विथ रिस्पेक्ट टू गेमिंग, बैटिंग एंड गैम्बलिंग। इन तीनों के लिए लॉ बनाने की एक्सक्लूसिव पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है, राइट। अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक केस आया था, दैट वाज स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस सत्यनारायण। अभी केस याद रखना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि जब तक सुप्रीम कोर्ट का आप कोई जजमेंट ना इंक्लूड करें अपने आंसर में, टॉपिक इंपैक्टफुल नहीं लगता। okay. यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गेम ऑफ स्किल, अब यहीं से सारा रायता फैलना शुरू हुआ कि गेम ऑफ स्किल एंड गेम ऑफ चांस, इसमें डिफरेंशिएट कैसे करें। गेम ऑफ स्किल, इट इज नॉट ए गैम्बलिंग, क्योंकि जब कुछ स्टेट्स ने इसको बैन करने की बात की थी, उनका कहना था कि हमारे पास स्टेट लिस्ट एंट्री नंबर 34 में हमारे पास पावर है टू मेक लॉ विद रिस्पेक्ट टू गैम्बलिंग, तो हम बैन कर रहे हैं इसको। लेकिन फिर जब ये केस गया आंध्र प्रदेश वर्सेस सत्यनारायण एंड अदर्स, सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर स्टैंड लिया कि गेम ऑफ स्किल इज नॉट गैम्बलिंग, ओके। बट अब इस गेम ऑफ स्किल को डिफाइन नहीं किया गया कहीं भी, और डिफाइन किया भी नहीं जा सकता। ऐसे तो ड्रीम 11 पे आप लगा दो कि ये प्लेयर इतने रन बनाएगा एंड ऑल दोस थिंग्स, बट द थिंग इज कि वो भी एक तरह की गैम्बलिंग ही है, क्योंकि आप प्रिडिक्ट कर रहे हो। इसमें स्किल्स क्या है कि ये प्लेयर ज्यादा रन बनाएगा या ये बॉलर ज्यादा विकेट लेगा, ओके। स्पोर्ट्स में कोई भी दिन किसी भी अच्छे प्लेयर का खराब हो सकता है, किसी भी खराब प्लेयर का अच्छा हो सकता है, ठीक। तो वो भी गैम्बलिंग की डेफिनेशन में ही मान के आंध्र प्रदेश सरकार ने इसको बैन किया था, बट यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक अलग ही स्टैंड लिया। दूसरा इको डेवलपमेंट हुआ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो जो इंटरमीडिएट गाइडलाइंस वाला जो है हमारा, ठीक है, रूल्स 2021 में। यहां पर फिलहाल के लिए अभी एक टास्क फोर्स सेटअप की है सेंटर ने, तो तब तक के लिए उन्होंने इस रूल्स के अंडर में गेमिंग इंडस्ट्री को कहा है कि आप सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बना लीजिए, आप अपनी खुद की सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज बना लीजिए तब तक के लिए, जब तक कि गवर्नमेंट इसमें कुछ डेवलपमेंट्स ना करे।
अब इसके बाद एक और डेवलपमेंट क्या हुआ, तो यहाँ पर जब तक कि इनको सेल्फ रेगुलेशन करने की बात कही, तब तक यहाँ पर गवर्नमेंट ने एक टास्क फोर्स बनाई हुई है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये स्पेस का मैं ऊपर एक टास्क फोर्स बनाई है फॉर AVGE। अब ये क्या है? A फॉर एनिमेशन, V फॉर विजुअल इफेक्ट, G फॉर गेमिंग एंड E फॉर एक्सटेंडेड रियलिटी। ओके, और इसी में एक कॉमिक वर्ड भी यूज हुआ है, ठीक है, कॉमिक्स के लिए भी। तो ये टास्क फोर्स अभी अपना काम कर रही है, जब तक इस गेमिंग इंडस्ट्री को कहा गया है कि आप खुद से वर्क कर सकते हैं अपने आप को सेल्फ रेगुलेट करने के लिए, ठीक है। तो ये मैं अभी यहां से हटा रहा हूं, बट आपको समझ में आ गया होगा कि क्या मेजर्स लिए गए हैं यहां पर। ऑलराइट, आईटी रूल्स में अभी आप सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बना लीजिए जब तक कि हमारी टास्क फोर्स कोई प्रॉपर लॉ फ्रेम कर सके। सेकंड, सुप्रीम कोर्ट का ये जो जजमेंट है ये आपको याद होना चाहिए। थर्ड थिंग, स्टेट के पास अंडर लिस्ट 2 ये पावर है टू रेगुलेट दीज थिंग्स। CAGR कितना है? 28%। ओके, 56 करोड़ गेमर्स हैं हमारे यहाँ। और ऑनलाइन गेमिंग की ग्रोथ की रीजंस क्या है, ये सब अभी इन सबको डिटेल में देखना है हमें। ये सिर्फ मैंने अभी हमने आपके साथ इंट्रोडक्शन किया है, ठीक है। ग्रोथ पोटेंशियल काफी ज्यादा है, $1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी का हमारा जो लक्ष्य है उसमें ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। दूसरा, ई स्पोर्ट्स इसकी डेफिनेशन में आते हैं, फैंटेसी एप्स भी इसी में आती हैं, स्किल बेस्ड गेम्स भी इसी में आती हैं। लेकिन गेम बाय चांस एंड स्पोर्ट्स बैटिंग इट इज स्टिल कंसिडर्ड एज इलीगल। सो दिस इज अबाउट ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन। अब चलते हैं डिटेल पे। फर्स्ट, now what are the factors leading to rise of gaming industry in India? अब इसका सबसे बड़ा रीजन है राइज ऑफ ई स्पोर्ट्स एंड कॉम्पिटिटिव गेमिंग। कंपटीशन चल रहा है एक दूसरे से जीतने का, ड्रीम 11 एंड ऑल दोज सॉर्ट ऑफ थिंग्स। अब इसको सबसे बड़ा बूस्ट कब मिला था? जब आपने ई स्पोर्ट्स को एज अ मेडल इवेंट इंक्लूड किया था इन कॉमनवेल्थ गेम्स, Commonwealth Games of 2022 as well as Asian Games of 2023, ठीक है। तो इससे हुआ क्या, अल्टीमेटली इसको एक लेजिटिमेसी मिल गई, ठीक है, इसको recognition मिल गया कि गेमिंग जैसा भी कुछ है जो करियर का ऑप्शन हो सकता है। तो दिस ई स्पोर्ट्स गॉट द recognition as well as legitimacy कि ये कोई सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं है या ये कोई गलत नहीं है, ठीक है, इसमें भी एक प्रॉपर करियर बनाया जा सकता है। और यहाँ पे जो हमारी इंडियन टीम गई थी उसने परफॉर्म भी अच्छा किया था, ठीक, तो उससे उन गेमर्स का एक प्रोफाइल भी बढ़ गया, उनकी खुद की फॉलोइंग भी बढ़ गई, एज वेल एज उसने अलग और दूसरे लोगों को भी इंस्पायर किया कि आप भी इसमें आकर अपना करियर बना सकते हैं। हालांकि इंडिया का अभी जो रेवेन्यू है वो मैंने ऊपर आपको बताया, जस्ट 1.1% रेवेन्यू शेयर है हमारा ग्लोबल गेमिंग इंडस्ट्री में, राइट। सो दिस वाज द फर्स्ट थिंग जिसने इस इंडस्ट्री को एक बूस्ट दिया, एक पहचान दी। सेकंड वाज इंटीग्रेशन ऑफ कटिंग टेक्नोलॉजीज। अब इन्होंने क्या किया यहाँ पर कि आपकी गेमिंग एक्सपीरियंस को और बेटर बनाने के लिए ये टेक्नोलॉजीज इंक्लूड की, जैसे AR, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, क्लाउड गेमिंग, राइट। उसी तरीके से ब्लॉकचेन को भी इन्होंने इंक्लूड किया, ठीक है, मैं नाम बताऊंगा यहाँ की कंपनी का, ठीक है। पहले एक बार शॉर्ट डिस्कशन कर लेते हैं क्योंकि यूपीएससी ने 2019 के प्रीलिम्स में आर्टिफिशियल AR एंड VR को लेकर क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो ऑगमेंटेड रियलिटी क्या होती है, यानी कि आप अपनी रियलिटी में ही हो, ऐसे कोई वर्चुअल वर्ल्ड में नहीं चलेगा, आप रियलिटी देख रहे हो, लेकिन आपके एक्सपीरियंस को और बेटर बनाने के लिए, आपके एक्सपीरियंस को और ज्यादा इमर्सिव एंड इंटरेक्टिव बनाने के लिए इस टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है। जैसे आप जब क्रिकेट वगैरह देखते हो तो उसमें आता है ना, बीच में हर ओवर के बाद वो बॉल की डायरेक्शन दिखाते हैं कि बॉल यहाँ पे बाउंस की और फिर इस तरीके से राइज की, ठीक है। या DRS में जब हम देखते हैं तब वो दिखाते हैं कि बॉल ने कहाँ पे हिट किया, बिटवीन द विकेट्स लाइन या कहाँ पे किया, ठीक है। या फिर एक मैनहट्टन बताया जाता है कि किस ओवर में कितने रन आए, या प्लेयर का पूरा ग्राफ बताया जाता है, उसने कितने शॉट किस तरफ मारे, वो सब ऑगमेंटेड रियलिटी का पार्ट है, ठीक है। वर्चुअल रियलिटी, गोल दोनों का सेम है कि आपके एक्सपीरियंस को इमर्सिव और इंटरेक्टिव बनाना है। वर्चुअल रियलिटी इज लाइक आपको आपके रियल वर्ल्ड से बिल्कुल डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है। जैसे आपने कभी वीडियोस वगैरह में देखा होगा, आंखों पे एक कुछ पहना दिया जाएगा, उसके बाद आपको एक जगह पे खड़ा कर दिया जाता है और फिर आप ये फील कर रहे हो जो भी आपको दिखाया जा रहा होगा उसके ग्लासेस के अंदर में, कि आप कहीं माउंटेन्स के बीच में घूम रहे हो या आप कहीं किसी डेंजर के बीच में हो। अब डायनासोर्स नहीं है, लेकिन वर्चुअल रियलिटी के थ्रू आपको उस एक्सपीरियंस में ले जाया जा सकता है जहां आपके चारों तरफ जंगल हैं, डायनासोर्स हैं, और वो सब आप उस तरीके से एक्सपीरियंस कर रहे हो कि जैसे ये एक रियलिटी हो, बट वो रियलिटी नहीं है, वो वर्चुअल रियलिटी है।
राइट। तो यही चीज वीडियो गेम में इंक्लूड की गई है, ताकि आप पहले आप लोग जब गेम खेलते थे टीवी के सामने तो आपको पता है कि आप अलग बैठे हो और गेम चल रहा है, बट अब वर्चुअल रियलिटी के थ्रू आपको ऐसे एक्सपीरियंस किया जा सकता है कि वहां पे जो फाइट कर रहा है वो कोई और नहीं, वो आप ही फाइट कर रहे हो। ये वर्चुअल रियलिटी ने गेमिंग को और इंटरेस्टिंग बनाया। क्लाउड गेमिंग इज लाइक जैसे आज एप्लीकेशन वेबसाइट्स और ये सब है, ठीक है। यहाँ पे एटलीस्ट आपको है कि काफी सारे एक्सपेंसिव हार्डवेयर इक्विपमेंट्स नहीं परचेज करने पड़ते हैं सभी को, ठीक है। एक क्लाउड के थ्रू सभी लोग खेल सकते हैं, ठीक है। हाईटेक हाई एंड हार्डवेयर हमें परचेज नहीं कर सकते, नहीं करने पड़ते, तो इस वजह से क्या हुआ है कि गेमिंग और ज्यादा एक्सेसिबल हुई है, ठीक है, कॉस्टली नहीं रह गई। ब्लॉकचेन, अब ब्लॉकचेन का मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे कि आपने कोई कैरेक्टर बनाया, बहुत अच्छा बनाया, ठीक है, अच्छे अच्छे उसके बाद वेपन्स वगैरह बना लिए आपने, उसके बाद आप चाहो इसको तो ये ब्लॉकचेन के थ्रू सभी लोगों को शो होगा कि आपने इस तरह का बनाया, किसी को पसंद आया, आप खेलते रहे, आप एक एक स्टेज क्लियर करते रहे, जीतते रहे, आपने ढेर सारी पावर्स इकट्ठी कर ली उस कैरेक्टर के पास, उसके बाद आप इसको यूज कर सकते हो एज ए नॉन फंजिबल टोकन, ओके। इसे आप यूज कर सकते हो एज योर डिजिटल एसेट। आपको यूज करना है, आप मुझे पे कीजिए और आप इस कैरेक्टर को यूज कर सकते हो, राइट। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ने एक नई चीज लेकर आई है गेमिंग इंडस्ट्री में। थ्राइविंग स्टार्टअप इकोसिस्टम एंड इन्वेस्टमेंट इनफ्लो। अब पहली बात तो ये कि हमने इसमें ऑलमोस्ट 100% एफडीआई अलाउ भी कर दी है, ताकि और ज्यादा इन्वेस्टमेंट आए और ज्यादा स्टार्टअप्स ग्रो हो। और हमारे यहाँ 3 स्टार्टअप ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी यूनिकॉर्न बन भी चुके हैं, ठीक है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है गेम 24/7, ड्रीम 11 एंड मोबाइल प्रीमियर लीग, ठीक है। अब ये जब स्टार्टअप वगैरह आते हैं, एफडीआई वगैरह आती है, तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये फंड्स लेके आ रही है आपके लिए या फिर जॉब्स लेके आ रही है, ये आपके साथ और ज्यादा इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज भी लेकर आती हैं। आप और बेटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर को एक्सेस कर सकते हो, और ज्यादा इनोवेटिव हो सकते हो, न्यू गेम्स बना सकते हो एंड सो ऑन, ओके। बाकी अब ये जो इजी पॉइंट्स आएंगे, इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर, अफोर्डेबल, एक्सेसिबिलिटी, ये नीचे रखिएगा ये पॉइंट्स हमेशा। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम देखिए, ये बहुत मैटर करता है। पढ़ाने के लिए आपको सब चीजें पढ़ाई जाएंगी, लेकिन वहां पे आपको अल्टीमेटली 150-250 वर्ड में लिखना है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने पॉइंट्स का सीक्वेंस सही अरेंज करें, ठीक है। इसलिए मैंने आपको ये 3 पॉइंट ऊपर पहले कराए, ये ज्यादा आपके आंसर को इंपैक्टफुल बनाएंगे। अगर आप वो बच्चों की तरह लिखाएंगे, इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी हो गई है, स्मार्टफोन अवेलेबिलिटी, वो उतना इंपैक्टफुल मार्क्स नहीं देंगे आपको, ओके। अब इसमें एक और इशू है, कल्चरल शिफ्ट एंड चेंजिंग परसेप्शन। अब इन सब चीजों को बूस्ट किसने दिया? कोविड-19 ने, ठीक है। लॉकडाउन पीरियड आ गया, लोग फिजिकल गेम और इन सब से डिटैच होकर कहाँ चले गए? वर्चुअल एंटरटेनमेंट की तरफ। पबजी को बूस्ट मिलने का सबसे बड़ा रीजन था लॉकडाउन, ठीक है। आज लोग कितना स्पेंड कर रहे हैं? ऑलमोस्ट 4.5 आवर्स, ठीक है। लोग अपने 4.5 आवर्स पर वीक स्पेंड कर रहे हैं सिर्फ गेमिंग पर, ठीक है। तो ये अल्टीमेटली आज इसको कई बच्चे एक वायबल करियर ऑप्शन के थ्रू देखते हैं, ठीक है। ये भी एक करियर ऑप्शन हो सकता है। आपने यूट्यूब वगैरह पे देखा होगा, वो लाइव आ जाते हैं और सब लोग साथ में मिलके गेम खेल रहे हैं, कॉम्पीट कर रहे हैं एक दूसरे से। तो इसे एक पॉइंट छूटा है यार हमारा। एक सेकंड, चलिए मैं इस पॉइंट को ऐड कर देता हूँ, बिकॉज ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, हालांकि मैंने ऊपर आपसे डिस्कस कर दिया था। जस्ट अ सेकंड, इस पॉइंट को भी डिस्कस करना जरूरी है। या गवर्नमेंट सपोर्ट एंड रेगुलेटरी क्लैरिटी। आई एम सॉरी फॉर दिस, ये पॉइंट छूट गया था मुझसे। ओके, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फर्स्ट चीज, गवर्नमेंट ने क्या कहा कि आपके जो आईटी आईटी रूल्स हैं अंडर 2021, अभी फिलहाल के लिए हम सिर्फ ये मैंडेटरी कर रहे हैं आपको, दैट यू शुड मेक ए सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी। आप अभी खुद को रेगुलेट कर लीजिए, ठीक है। सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बनाने की बात की गई है, बट एट द सेम टाइम गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से एक टास्क फोर्स भी सेटअप की है, दैट इज नोन एज ABGC प्रमोशन टास्क फोर्स, ठीक है। अगेन एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक एंड ऑल दोस थिंग्स।
ठीक है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने 100% एफडीआई को भी अलाउ कर दिया है, ठीक है? और इसके अलावा याद कीजिए अभी मोदी जी ने क्या दिया था, कंटेंट क्रिएटर अवार्ड, राइट, कंटेंट क्रिएटर अवार्ड। तो इन सब चीजों ने और ज्यादा बूस्टअप किया है इस सेक्टर को, ठीक है। देन अब आगे चलते हैं। अब ये सब इजी पॉइंट्स हैं, ये सब आप खुद से भी लिख सकते हो, इम्प्रूव्ड इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल दोस कनेक्टिविटी एंड ऑल दोस थिंग। अब इसमें एक अच्छी चीज ये है कि सबसे ज्यादा जो चीजें आ रही हैं टीयर 2 एंड टीयर 3, सिर्फ मेट्रो सिटीज तक लिमिट नहीं रही है इन गेमिंग्स की, टीयर 2 एंड टीयर सिटीज में भी इनका काफी ज्यादा पेनिट्रेशन हो चुका है, थैंक्स टू प्रोजेक्ट्स लाइक भारत नेट, ठीक है। भारत नेट प्रोजेक्ट या फिर नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन, इसने क्या किया, इन सब ने हाई स्पीड इंटरनेट आपको अवेलेबल करा दिया, एंड नॉट जस्ट हाई स्पीड बट ऑल्सो हाई स्पीड है तो एट द सेम टाइम लो लेटेंसी रेट भी होगा। लेटेंसी रेट इज की मैंने आपको मैसेज भेजा तो कितने विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स वो आपको डिलीवर हो रहा है, तो थोड़ा तो टाइम गैप होता ही है ऑफकोर्स, ठीक है। तो ये लेटेंसी रेट पे डिपेंड करता है। 4G ऑलरेडी है, 5G ऑलरेडी ऑलमोस्ट कुछ जगहों पे इंप्लीमेंट होना शुरू भी हो गया है, ठीक है। तो ये इसको और बूस्ट करेगा। नेक्स्ट इज अफोर्डेबल एक्सेस टू डेटा एज वेल एज स्मार्टफोन। तो हमारे यहाँ ऑलमोस्ट 68 करोड़ लोग आज स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, जिसमें से 80% के पास 4G स्मार्टफोन्स हैं, राइट। और ऊपर हमने देखा था ग्राफ में कि 90% हमारे यहाँ की जो आज गेमिंग मार्केट है वो किसके थ्रू चल रही है, मोबाइल के थ्रू, ठीक है, जबकि चाइना यूएसए में कम है मोबाइल के थ्रू, राइट। तो ये सारे पॉइंट्स कवर कर देते हैं आपका व्हाट आर द फैक्टर्स लीडिंग टू राइज ऑफ गेमिंग इंडस्ट्री। क्लियर, ये 3 पॉइंट्स प्लस दिस गवर्नमेंट सपोर्ट एंड रेगुलेटरी क्लैरिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 4 पॉइंट्स आपके आंसर में होना चाहिए डेफिनेटली, बाकी वो सब छोटे पॉइंट्स हैं। मेजर चैलेंजेस रिलेटेड टू इंडियाज गेमिंग सेक्टर। अब इसमें सबसे बड़ा इशू आता है टैक्सेशन कंसर्न। क्यों, हमने न्यूज़पेपर में डिस्कस किया था, गवर्नमेंट ने क्या इंपोज किया इस पे, 28% जीएसटी, वो भी टोटल फेस वैल्यू पर। ऐसा नहीं कि मैं फैंटेसी ऐप में खेल रहा हूं, ठीक है, मैंने 1000 रुपए बैटिंग उस पर लगाए ड्रीम 11 पे, तो मैं जब इस पे जीतूंगा तब आप मेरे प्रॉफिट पे 28% लेंगे। नो, मैंने सिर्फ इन्वेस्ट किया 1000 रुपीज, आपने मुझसे 28% जीएसटी काट लिया, राइट। तो ये बहुत गलत स्टेप था, रिग्रेसिव स्टेप था, जिसे गेमिंग इंडस्ट्री का कहना है कि ये गलत होगा, ठीक है। बट अब देखिए इसके पीछे कई रीजन हो सकते हैं कि गवर्नमेंट ने ये क्यों किया। पहली बात तो कि इसमें जो स्मॉल स्मॉल गेमिंग एप्स थी या कंपनीज थी, स्मॉल कंपनीज, ठीक है, या फिर आप कह लीजिए कि जो स्टार्टअप कंपनीज हैं न्यू, ये सरवाइव नहीं कर पाएंगे इसमें। जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी ना ड्रीम 11 टाइप की, उन्होंने तो ये किया कि ये 28% जो सरकार आपसे काटेगी ना, ये हम आपको एज अ कूपन के फॉर्म में दे देंगे, तो यूजर का कोई लॉस नहीं हुआ, ठीक, कंपनी ने वो लॉस खुद से बियर कर लिया। बट ड्रीम 11 इज अ यूनिकॉर्न कंपनी, वो कर सकती है अफोर्ड, बट जो नई एप्स हैं, न्यू कंपनीज है, स्टार्टअप से वो नहीं कर पाएंगे। तब इसके पीछे कई रीजन हो सकते हैं। क्या ये गवर्नमेंट ने बिग प्लेयर्स के प्रेशर में आके ये स्टेप लिया, ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है। दूसरा, क्या गवर्नमेंट ने ये रेवेन्यू सोर्स देखकर किया, ये तो अभी तो हम देख रहे हैं कि इस इंडस्ट्री को तो ग्रो होने की जरूरत थी, हमारा तो शेयर वर्ल्ड में हार्डली 1.1% है, ठीक है, तो ये रीजन इतना पॉसिबल नहीं दिखता। तीसरा रीजन, क्या गवर्नमेंट ने बच्चों को एडिक्शन से बचाने के लिए किया, लोगों की मेंटल हेल्थ बचाने के लिए, ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चन हो सकते हैं कि आखिर गवर्नमेंट ने इतना टैक्स क्यों लगाया। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो ये करता है, ये सस्टेनेबिलिटी चैलेंज ला दिया है इसने स्मॉल एप्स, न्यू कंपनीज, न्यू कॉमर्स या स्टार्टअप के लिए। आपने स्टिफल कर दिया इनोवेशन को। अगर आप इतना टैक्स लगाओगे तो कौन एफडीआई लेके आएगा आपके यहाँ, ठीक है, कैसे एक न्यू टेक्नोलॉजीज आएंगी आपके यहाँ पर, कैसे न्यू सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इस टाइप की चीजें आएंगी, ठीक है। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट के स्टेप ने क्या किया, इसने हैम्पर कर दी इंडस्ट्री की ग्रोथ को। क्लियर, एक तरफ मोदी जी खुद कहते हैं कि हमें वर्ल्ड का ग्लोबल हब बनना है गेमिंग इंडस्ट्री, बट एट द सेम टाइम आपके जो टैक्सेशन स्टेप था, इसने तो स्टिफल कर दिया इस इंडस्ट्री को। दिस वॉज द फर्स्ट चैलेंज। सेकेंड चैलेंज इज रेगुलेटरी एम्बिग्यूटी एंड फ्रेगमेंटेड पॉलिसीज। देखिए इसके लिए हमारे पास कोई भी कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क नहीं है, ठीक है, वी डोंट हैव एनी कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क। इस अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स अलग अलग अप्रोच इसके अगेंस्ट लेकर चल रही हैं, जैसे तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, ठीक है, दे पुट ए आउटराइट बैन, ठीक है, जबकि कर्नाटका ये तो इसको और एनकरेज करता है, ये इसमें काफी लिबरल अप्रोच लेके चलता है, ठीक है। तो रेगुलेटरी एम्बिग्यूटी अभी भी है, स्टेट वाइज फ्रेगमेंटेड पॉलिसीज हैं, कोई श्योर शॉर्ट लॉ नहीं है कि किस तरीके से इस पूरे
लैंडस्केप को रेगुलेट करना है, ठीक है। तो वो जब तक टास्क फोर्स कोई अच्छा सा लॉ नहीं बना देता इस पे, तब तक ये एम्बिग्यूटी बनी रहेगी, ठीक है। क्योंकि आज अगर आप इन्वेस्ट करो इसमें, आप मैन पावर, मनी पावर इतना कुछ खर्च करो और फिर आप इसको लॉन्च करो, कल को गवर्नमेंट कहे कि अब ये टैक्स बढ़ा के हम 56% करते हैं। जस्ट इमेजिन सिनेरियो कि अलग अलग सेस लगा दो, सरचार्ज लगा दो और ये टैक्स बढ़ के इतना हो जाए और यूजर्स कम होने लगे, कौन खेलेगा अगर आप इतना टैक्स लोगे तो, ठीक है। तो फिर नुकसान किसका है? कंपनी का। तो फिर आप कैसे इस ग्लोबल हब बनोगे? दो और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये स्कैम सामने आए थे, ऑफशोर गैम्बलिंग लीडिंग टू टैक्स इवेजन। जैसे कुछ वेबसाइट्स हैं जैसे बेटावे, ठीक है, बैट 365 या फिर डाफा बैट, ठीक है, ये सब ऑफलाइन है, मतलब ऑफशोर है, ठीक है। ये और ऑपरेट भी कहां से कर रही हैं? ये टैक्स हेवन से ऑपरेट करते हैं, ठीक है। ठीक, इनके इनके जनरली हेडक्वार्टर मिलेंगे आपको माल्टा जैसी छोटी कंट्रीज में, साइप्रस, ठीक है, जिब्राल्टर जैसी सिटीज में, ठीक है। तो ये माना जाता है कि इंडिया का इन ऑफशोर एंटिटीज की वजह से टैक्स इवेजन हो रहा है, और वो भी थोड़ा बहुत नहीं, $45 बिलियन एनुअली। नो, जो प्रोपोनेंट्स हैं जो कहते हैं इसको बैन कर दो, अगर आप बैन कर दोगे तो बैन, आज के जमाने में कुछ भी बैन नहीं होता है, सिर्फ वो अंडरग्राउंड चला जाता है। तो फिर लोग क्या है, ड्रीम 11 बना खेल के ऐसी ऑफशोर एंटिटीज पे खेलेंगे जिनका हेडक्वार्टर बाहर लोकेटेड है, जहां पे गवर्नमेंट की रेगुलेशन वैसे ही नहीं अप्लाई होगा, ठीक है। तो लोग खेलेंगे जरूर, वो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जिसको हम वीपीएन कहते हैं, वो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क पे जाके खेलेंगे, लेकिन वो खेलते रहेंगे, जिनको खेलना है वो तो खेलेंगे, ठीक है। ऑलरेडी इसके थ्रू इंडिया को इतना लॉस हो रहा है रेवेन्यू का, ठीक है। तो बैन करना इज नॉट द सॉल्यूशन। तो 28% जीएसटी लगाना शायद वो ठीक भी था। नेक्स्ट इज नेशनल सिक्योरिटी एंड मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यूज हो सकता है, और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है महादेव ऐप। इसमें छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर का भी नाम आया था कि इस ऐप को यूज किया गया है फॉर मनी लॉन्ड्रिंग, राइट। इसी तरीके से एक और ऐप है दानी डेटा ऐप, ठीक है, ये चाइनीज कंपनी ने क्रिएट की थी। इन दोनों का नाम आया था मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर, और ये हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक कंसर्न बनता है। क्लियर? दिस इज सेकंड थिंग। मैंने यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स ऐड करे हैं, बाकी आपको 4-5 ही याद रखने, इतना ही स्कोप होता है वहां पर लिखने का। अगर आप अच्छे से याद रख सकते हो, सिर्फ क्वालिटी पॉइंट्स याद रखो, सारे नहीं रखने। बेसिक में इसलिए बता देता हूँ कि कई बार अगर याद नहीं आ रहा है तो एटलीस्ट इतना तो लिख के आओ। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी चैलेंजेस। अब हमने चाहे जितना भी अपना मोबाइल पेनिट्रेशन, इंटरनेट पेनिट्रेशन बढ़ा लिया हो, बट स्टिल कुछ रिमोट एंड रूरल एरियाज हैं जहां पर अभी भी उतना अच्छा नहीं है। जैसे अगर हम रूरल एरियाज की बात करें तो इंटरनेट पेनिट्रेशन कितना है? जस्ट 31% पॉपुलेशन के पास। अर्बन एरियाज की बात करें तो 67% पॉपुलेशन के पास इंटरनेट एक्सेस है, ठीक है। तो अभी स्कोप है कि हम दोनों जगह पर इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी को और बेटर बना सकते हैं। कंटेंट लोकलाइजेशन एंड कल्चरल रेलेवेंस। अब देखिए, अभी तक ये जितने भी गेम चल रहे हैं ये सब फॉरेन कल्चर से इन्फ्लुएंस है, ठीक है। एक लूडो किंग गेम है जो कहीं ना कहीं हमारे थोड़े लोकल कल्चर से मिलता जुलता है, राइट। अब कैन यू टेल मी कि ऐसे और कौन से लोकल गेम हैं जिनको हम ऑनलाइन ले जा सकते हैं, ठीक है, जो आपके इधर भी खेले जाते हो बचपन में, ऐसे लोकल गेम्स जिनको हम आज की जनरेशन के लिए और ज्यादा ऑगमेंटेड एंड वर्चुअल रियलिटी की मदद से उसको और ज्यादा इंटरेक्टिव बना सकते हैं, ठीक है। लूडो किंग वॉज वन ऑफ द गेम जिसमें लोकल टेस्ट है, ठीक है। आई पर्सनली फील कि जल्लीकट्टू जैसे स्पोर्ट्स को भी हम लोग ऑगमेंटेड और वर्चुअल रियलिटी के थ्रू और बेटर बना सकते हैं, राइट। कि आप सब लोग उसमें अगर पैसे लगाने लगा लो, ठीक है, बांध दो बैल के ऊपर, फिर आप उसको इस तरीके से खेलिए वर्चुअल रियलिटी के तरीके से कि वो जो हम लोग कहते हैं कि इसमें एनिमल को हार्म होता है, एटलीस्ट यहाँ पर आप गेम भी खेल लोगे, एनिमल को हार्म भी नहीं होगा और वो एथिकल कंसर्न्स भी नहीं आएंगे, एंड आप अपने कल्चर को टेक्नोलॉजिकली और बेटर बना सकते हो, राइट। सो जल्लीकट्टू इज वन ऑफ माय सजेशन। आपके दिमाग में अगर और कोई गेम आता है तो जरूर बताना। रिस्पॉन्सिबल गेमिंग एंड एडिक्शन कंसर्न। अब ये है क्योंकि बच्चे क्या है आजकल मोबाइल ज़ॉम्बी बन चुके हैं, मोबाइल ज़ॉम्बी, वो इतना ज्यादा टाइम इन चीजों में दे रहे हैं। तो एडिक्शन, मेंटल हेल्थ, एक और गेम आया था पहले, उसने बच्चों की मेंटल हेल्थ पे काफी असर डाला था, उसमें बच्चे सुसाइड कर रहे थे अल्टीमेटली। आई थिंक ब्लू वेल करके कुछ नाम था, ठीक है, आई एम नॉट श्योर, शायद, ठीक है, ब्लू वेल करके, उसमें बच्चे अल्टीमेटली सुसाइड तक कर रहे थे। तो यस, इन गेम्स में एडिक्शन का एक मेजर कंसर्न है, बच्चों की
फिजिकल हेल्थ तो खराब होगी होगी, बट एट द सेम टाइम उनकी मेंटल हेल्थ पर भी असर पड़ सकता है। इसी को हम लोग कहते हैं इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर। इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर, ठीक है। और ये माना भी जाता है कि अमंग द स्कूल अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स में करीब करीब 19 to 20% बच्चों को ये डिसऑर्डर है, ठीक। अगर उनको ये गेम ना मिले खेलने को 2-4 दिन, तो वो उनकी बॉडी अजीब सा बिहेव करने लगती है। सो नाउ फाइनली व्हाट शुड बी द मेजर्स जो गवर्नमेंट को अडॉप्ट करने की जरूरत है, ताकि इस गेमिंग इंडस्ट्री को प्रमोट भी किया जा सके, बट एट द सेम टाइम इन ए रिस्पॉन्सिबल मैनर, जो कि हार्मफुल ना हो। तो उसका सबसे सिंपल सा अगर पॉइंट आपके दिमाग में आएगा तो कि रेगुलेट कर दो। जैसे हर एक गेम पे एक टाइम लिमिट लगा दो कि इस बच्चे ने अगर ये गेम इतने घंटे खेल लिया, बस अब बंद करो। कुछ बच्चे खेलते रहते हैं वरना शाम तक, वो तो चलो बेसिक बातें हो गई, बट पहले रेगुलेटरी क्लैरिटी चाहिए हमें, ठीक। आईटी रूल्स ने जब आपसे कहा है कि आपको एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बनानी है, तो फिर इसमें अभी तक डिले क्यों हो रहा है, ठीक है। अभी तक इसमें डिले चल रहा है, किसी भी गेमिंग इंडस्ट्री ने अभी तक नहीं बनाई है, चाहे वो ई स्पोर्ट्स हो, फैंटेसी ऐप वाले हो, या कोई भी हो, ठीक। तो फर्स्ट थिंग इज कि आप जल्दी से ये सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बनाइए। दूसरा, डेडिकेटेड गेमिंग हब्स और इंक्यूबेटर्स बनाए जा सकते हैं कि मेजर सिटीज में स्पेशली एक स्पेशलाइज गेमिंग हब्स बनाए जा सकते हैं, दैट विल फोस्टर द इनोवेशन, कोलैबोरेशन अमंग वेरियस गेम्स, ठीक है, या फिर टैलेंट डेवलपमेंट। तो उसके लिए हब्स और इंक्यूबेटर्स बनाए जा सकते हैं, जैसे आईटी सेक्टर के लिए बनाए गए, ठीक है। वहां पे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा मेंटरशिप हो जहां पर, ताकि टैलेंट को ग्रूम किया जा सके इस फील्ड में, राइट। एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि यस, जैसे कि अभी हमने ऊपर देखा कि ऑफशोर बैटिंग, जिसकी वजह से हमें रेवेन्यू लॉस हो रहा है $45 बिलियन तक का, इसको तो प्रोहिबिट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक। वरना इंडिया को रेवेन्यू लॉस होता रहेगा इसमें। ऑफशोर बैटिंग को प्रोहिबिट करना जरूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली वो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए भी यूज हो रही है, जैसा कि अभी छत्तीसगढ़ के सीएम जो थे पिछले, भूपेश बघेल, उनके केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया। नेक्स्ट इज डेवलप गेम बेस्ड ऑन इंडियन कल्चर एंड माइथोलॉजी, ठीक है। तो जल्लीकट्टू इज वन जो मुझे लगता है कि शायद हम बना सकते हैं। सेकंड इज, नाउ जस्ट इमेजिन ए गेम बेस्ड ऑन रामायण थीम और महाभारत थीम, ठीक है। तो आपको लगता है कि अगर इस तरीके गेम बनाया जाएगा कि ओके आपको रेस्क्यू करके लाना है सीता जी को वहां से, ठीक है, फाइट करके, या महाभारत में कि चलो लेट्स फाइट दोनों फैक्शन के भी, तो डू यू थिंक कि ये बच्चों को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, बट एट द सेम टाइम वो आपको आपके कल्चर से जोड़ के भी रखेगा। वरना आज एक शो आता है रोडीज, उसमें कुछ ऐसे ऐसे लोग भी आए हु हैव नो आइडिया अबाउट कि भरत एंड भगवान राम ये भाई थे कि क्या थे। ये मैं आपको रियल बता रहा हूँ, जो वहां पर ऐसे कुछ कार्टून्स आए हैं जिनको दे हैव नो आइडिया कि क्या रामायण था क्या महाभारत था, ठीक है। उनसे जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो कुछ का कुछ बताते हैं, दे हैव नो आइडिया, उनके लिए कर्ण पांडवों के पिता भी बन जाते हैं। इस तरह के जवाब देते हैं ये लोग इंटरव्यूज में। तो इस तरह की चीजें ना हो, मतलब आप मोबाइल जॉम्बी मत बनिए, अपने कल्चर से भी जुड़े रहिए। और अगर उसका एक तरीका ये है कि हम अपनी माइथोलॉजी पर बेस्ड गेम्स लॉन्च कर सकते हैं, अपने कल्चर पे बेस्ड जल्लीकट्टू जैसे गेम लॉन्च कर सकते हैं, तो हमें बिल्कुल करना चाहिए। बट इसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी, इन्हीं चीजों की, कि आप डेडिकेटेड गेमिंग हब्स एंड इंक्यूबेटर्स बनाइए जहां पे हमें मेंटरशिप मिले, हम अपने टैलेंट को और ज्यादा डेवलप कर सकें, फिर हम उसको और ज्यादा इनोवेटिव बना सकें कि हमें इस चीज पर बेस्ड बनाना है, राइट। नेक्स्ट इज इनोवेटिव फंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट मॉडल। तो यहाँ पे फिर वही सब चीजें आ जाती है, जैसे क्राउड फंडिंग की जा सकती है, ठीक है, देन वेंचर कैपिटलिस्ट इन्वेस्टमेंट, ये वेंचर कैपिटलिस्ट फंड जो बनाए जाते हैं, जो इन्वेस्ट करते हैं इस तरह के। इसी तरीके से एक एग्जांपल है यूबी सॉफ्ट करके कंपनी, ठीक है। इट इज एक्सपेरिमेंटिंग विद दिस ब्लॉकचेन, जो मैंने आपको ऊपर एग्जांपल दिखाया था कि अगर आप कैरेक्टर बनाते हैं, आप उसको कल को यूज कर सकते हैं, इट्स नॉन फंजिबल टोकन, ठीक है। विमेन ट्रेल ब्लेजर अब अगर आज आप आज देखेंगे तो करीब इंडिया में 40% जो गेमर्स हैं दे आर फीमेल। तो फिर इनके टैलेंट को और ज्यादा निखारना चाहिए। तो फिर अगर ये उस फील्ड में कुछ कर सकती हैं, तो फिर डेफिनेटली उसके लिए हमें इनके टैलेंट को अनलॉक करने के लिए भी स्टेप्स लेने चाहिए। प्रमोट क्रॉस इंडस्ट्री कोलैबोरेशन। नॉट जस्ट इमेजिन कि आप कहीं पर घूमने गए, सपोज कि अगर हम कोलैबोरेट करते हैं टूरिज्म इंडस्ट्री के साथ, एजुकेशन इंडस्ट्री के साथ, ठीक है, या हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स के साथ, राइट।
जैसे कि मध्य प्रदेश में डिंडोरी फॉसिल पार्क है, ठीक है, डायनासोर्स के फॉसिल्स वगैरह मिलते थे। अगर इस टूरिज्म इंडस्ट्री से कोलैबोरेट किया जाए, गेमिंग इंडस्ट्री, और ये कहें कि चलिए आपको ये गेम खिलाते हैं ताकि आप इमेजिन कर सकें कि इसी जगह पे मिलियंस ऑफ ईयर पहले डायनासोर्स होते और आप उनके बीच होते, तो आप किस तरीके की चीजें देखते हैं, ठीक है, विद हेल्प ऑफ वर्चुअल रियलिटी, राइट। या फिर एजुकेशन सेक्टर के साथ कोलैबोरेट किया जाए कि जिस तरीके से फैंटेसी ऐप पर क्या होता है, लोग बैटिंग करते हैं फिर कॉम्पीट करते हैं, उसी तरीके से एजुकेशन सेक्टर में कि ऑल राइट, दीज आर दी 10 क्वेश्चन, ठीक है, दीज आर दी 10 क्वेश्चन, फीस इज 10 रुपीज, let 100 students play, ठीक है, एंड whoever win all the 10 questions right, he get to earn the 1000 rupees, जस्ट लाइक जैसा ड्रीम 11 पे होता है। तो इस तरीके का क्रॉस इंडस्ट्री कोलैबोरेशन बनाया जा सकता है। नाउ दिस इज वन क्वेश्चन फ्रॉम यूपीएससी प्रीलिम्स 2019। I would like you to take a 2 minutes pause and attempt this question. वीडियो को पॉज कीजिए एंड अटेम्प्ट कीजिए, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। चलिए, ऑगमेंटेड रियलिटी, इट स्टिमुलेट द एनवायरनमेंट इज क्रिएटेड, ठीक है, स्टिमुलेटेड एनवायरनमेंट क्रिएटेड एंड फिजिकल वर्ल्ड इज कंप्लीटली शट डाउन, या आप फिजिकल वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट हो जाते हो। दिस इज ए रॉन्ग आंसर, ये वर्चुअल रियलिटी का है ये स्टेटमेंट, ठीक है, उसमें शट डाउन हो जाते हो आप रियल वर्ल्ड से। वर्चुअल रियलिटी, इट इमेज जनरेटेड फ्रॉम द कंप्यूटर प्रोजेक्टेड ऑन टू रियल लाइफ ऑब्जेक्ट और सराउंडिंग, नहीं, जस्ट रिवर्स किए गए थे दोनों स्टेटमेंट, ठीक है, ये 2019 में पूछा था यूपीएससी ने। ऑगमेंटेड रियलिटी अलाउस इंडिविजुअल्स टू प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, राइट, जैसे आप क्रिकेट मैच देख रहे हो, एंड इंप्रूव्स द एक्सपीरियंस यूजिंग कैमरा ऑफ स्मार्टफोन और पीसी, ठीक है, सो दिस इज करेक्ट। एंड वीआर क्लोजेस द वर्ल्ड एंड ट्रांसपोर्ट एन इंडिविजुअल प्रोवाइडिंग ए कंप्लीट इमर्शन एक्सपीरियंस, लाइक मैंने आपको एग्जांपल दिया डायनासोर का, तो दैट इज करेक्ट। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 एंड 4। ओके, अब मेंस में भी आपसे ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है कि हमारी जो ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री है, इट इज विटनेसिंग रैपिड ग्रोथ, ओके, और इंडिया में पोटेंशियल भी है ग्लोबल हब बनने का, बट आप इसमें एग्जामिन कीजिए कि व्हाट आर द फैक्टर्स जिनकी वजह से ये राइज हो रही है, एंड एट द सेम टाइम व्हाट आर द चैलेंजेस जो ये इंडस्ट्री फेस कर रही है अपनी ग्रोथ में, ठीक है। तो यही चीजें आपको मेंस में पूछी जा सकती हैं 15 मार्कर क्वेश्चन में, इसलिए मैं आपसे बोलता हूं कि मेंस सीरीज को सीरियसली लीजिए, अल्टीमेटली इट विल be going to be immensely helpful for you for your mains 2025. Okay, so that's it for this session. Thanks for joining. Have a great day and keep learning.